गुड मॉर्निंग क्लास 11th। 3 लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। 4 लेसन आज आपको पढ़ाया जा रहा है। आह धरती कितना देती है। काव्य का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेसन 3 and 4 आपके सेकेंड सेमेस्टर के पोर्शन हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। जीवन परिचय आप पढ़ लेंगे। आह धरती कितना देती है में आह शब्द ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आह जितना सही उच्चारण करेंगे, शब्द का अर्थ अपने आप खुलता चला जाएगा। आह, आह धरती कितना देती है। यह धरती आदमी को कितना देती है। इस धरती से आदमी कितना कुछ प्राप्त करता है। कवि पंत जी कह रहे हैं कि शब्दों के माध्यम से बताना बहुत कठिन है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह सब इस धरती के द्वारा ही प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, यह धरती मां से बढ़कर भी व्यक्ति की सेवा और रक्षा करती है। यह धरती व्यक्ति के जीवन को सुंदर और मजबूत बनाने का कार्य करती है। यह धरती जीवन को आनंदमय और प्रसन्नतामय करने का प्रयत्न करती है। इस धरती से हमें हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा आदि के दर्शन होते हैं। हवा, पानी जो जीवन का आधार है, वह भी इस धरती से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए धरती ने वन, उपवन, वृक्ष आदि का भी निर्माण किया है। झरने, नदी, समुद्र का भी धरती के द्वारा निर्माण किया गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां, यह सब आदमी के जीवन को सुखी बनाने के लिए धरती के द्वारा निर्मित है। इसलिए यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना मनुष्य का आदर करती है, यह शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। कवि यह भी समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि इस धरती की एक बड़ी विशेषता है। जिस वृक्ष का पौधा लगाओगे, वही फल भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि पौधा कोई और लगाए और फल कुछ और प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। इस धरती की ये बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता भी है। आम का बीज लगाता है, आम का पौधा लगाता है, तो उसे आम का ही फल प्राप्त होता है। बबूल का पौधा लगाता है या बबूल का बीज लगाता है, तो उसे बबूल की ही प्राप्ति होती है। इसलिए कवि समझाना चाह रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, इस धरती की बड़ी विशेषता है। इसलिए अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा प्राप्त करोगे, गलत बीज बोओगे तो गलत प्राप्त करोगे। अमृत का बीज लगाओगे तो अमृत पाओगे, विष का बीज लगाओगे तो विष पाओगे।
हे मनुष्य, तुम्हारा जन्म दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म दुनिया में विद्यमान विकारों को समाप्त करने के लिए हुआ है। इसलिए तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है कि धरती पर वह बीज बोने की आवश्यकता है, धरती पर वह वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, जिससे धरती सोना उगल सके, जिससे धरती सुनहली फसल उगल सके, जिससे धरती सुंदर सुंदर विचार प्रदान कर सके, जहां सभी लोग बलवान हो सकें, सभी लोगों की क्षमता समान हो सके, जहां समानता की भावना मजबूती से उत्पन्न हो सके, ऐसा बीज बोने की आवश्यकता है। यह धरती कितना देती है। कवि उसका वर्णन करते हुए आगे विस्तार से कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। छुटपन, छोटापन, बचपन, अनेक अर्थ इसके हो सकते हैं। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। कह रहे हैं मेरा बचपना था, ना समझी थी, समझदार नहीं था, लोगों से छिपाकर लालचवश स्वार्थ में मैंने पैसे का बीज बोया था और सोचा था कि यह बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा। ढेर सारे पैसे रूपी फल उस वृक्ष पर आएंगे, जिसे प्राप्त कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कह रहे एक भी पैसा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उस बंजर धरती से पैसे का कोई पौधा प्रकट नहीं हुआ। फिर पैसे प्राप्त करने के जो सपने मेरे मन में थे, धीरे धीरे समाप्त हो गए। मैं अब पेड़ आएगा निरंतर यह मन में विचार करता रहा और उस स्थल का निरीक्षण भी करता रहा। बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने अबोधता में ऐसा कार्य किया है, नासमझी में ऐसा कार्य किया है। मैं गलत बीज बोया था। लालच और तृष्णा जो चाह इच्छा के अंतर्गत आती है, कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने लालच में पैसे का बीज बोया था। मेरे अंदर स्वार्थ की भावना थी, चाह थी, इच्छा थी कि मैं मोटा सेठ बन जाऊं। मैं यह जान नहीं पा रहा था कि मेहनत करने से आदमी सेठ बनता है, खूब परिश्रम करने से आदमी सेठ बनता है, पैसे वाला होता है, धनवान होता है। यह बात मुझे समझ में नहीं आई थी। अर्धसती हराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काई, सी सी कर हेमंत कंपे तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी ऊंधी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर,
मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी घटना को। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि आधी उम्र हमारी कैसे बीत गई, कितनी जल्दी बीत गई मुझे पता नहीं चला। कितने बसंत शिशिर हेमंत आए और गए यह मैं ठीक से नहीं समझ पाया। जब काले कजरारे बादल आसमान में आ गए और झमझम वर्षा होने लगी, तो मैं कौतूहल बस आंगन के कोने में सेम का बीज लगा दिया, जैसे भू के आंचल में मणिमाणिक बांध दिया गया हो। फिर मैं भूल गया उस छोटी सी घटना को। बात भी कोई बड़ी नहीं थी जिसे याद रखा जाता, किंतु एक दिन संध्या को शाम को कवि आंगन में टहल रहा है, तब तक उसकी नजर उस कोने की ओर चली गई जहां वह सेम के बीज लगाया था, और वहां का दृश्य देखकर एकदम आश्चर्यचकित और हर्षित हो गया। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। सेम का पौधा बाहर आ गया था, उसमें 3-4 पत्ते आ गए थे, जिसे देखकर कवि को बड़ा अच्छा लगा। बड़ा कवि हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ। कहा देखा मैं नवागत अतिथि के रूप में, या छोटे छोटे बच्चे छाता ताने जिस तरह से आकर्षित लगते हैं, उसी तरह से उस सेम के पौधों में 3-4 पत्ते जो दिखाई दे रहे थे वह मुझे लग रहे थे। मेरे मन में यह बात नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें छाता कहूं या विजय पताकाएं कहूं, क्योंकि वह सेम का बीज धरती के नीचे दफन कर दिया गया था। लेकिन जीवन की लालसा में वह धरती के सीने को चीर कर बाहर आया था और उत्साह के साथ, उल्लास के साथ आज कवि की आंखों के सामने खड़ा है। यह सुंदर दृश्य देखकर कवि का हृदय आनंदित हो जाता है और उन लहराते हुए पत्तों को कवि कह रहा है कि यह विजय की पताकाएं हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं वो सेम के पौधे। ऐसा लग रहा है जैसे अंडे को तोड़कर जिस तरह से चिड़िया के बच्चे उड़ जाना चाहते हैं, उसी तरह से वह सेम का पौधा निरंतर निरंतर विकास को प्राप्त करना चाह रहा था। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। मैं एकटक लगातार उस पौधे को देखता रहा। मुझे याद आया कुछ दिन पहले
यही मैंने सेम का बीज रोपा था, लगाया था। उन्हीं पौधों की यह आज पलटन पत्तों का समूह मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पैर पटक पटक के बच्चे विकास को प्राप्त कर जाते हैं, अपनी मांग पूरी करा लेते हैं, उसी तरह से मानवीकरण, उस पौधे का मानवीकरण करते हुए कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा था छोटे बच्चों की तरह पैर पटक पटक कर वह सेम का पौधा आसमान को छू लेना चाहता है, विकास को प्राप्त कर लेना चाहता है। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। तब से निरंतर कवि उन पौधों की निगरानी करता रहा। अनगिनत पत्तों से वह पौधा लद गया और एक झाड़ी का आकार ले लिया। हरे भरे कई मखमली चदोवे उसमें आ गए। वह पौधा निरंतर बल खा के बड़े मस्ती से अपना विकास करने लगा। सहारा प्राप्त करके बाड़े की टट्टी का या बाड़े की टाटी का सहारा प्राप्त करके वह पूरा आंगन में फैल गया। जिस तरह से अनेकों झरने एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं और उसे देखने से हृदय आनंदित होता है, उसी तरह से कवि को ऐसा लग रहा है जैसे सेम के पौधे से 100 झरने फूट पड़े हैं। मीन्स उसे देखकर हृदय गदगद हो जा रहा है। कवि अवाक है, सोच रहा है वंश कैसे बढ़ता है, और मन ही मन विचार कर रहा है कि इसी तरह से दुनिया का निर्माण होता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े विशाल वृक्ष का आकार लेता है। एक छोटा बच्चा एक संसार का निर्माण करने में सक्षम होता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। कवि कह रहा है कि वह सेम का वृक्ष ऐसा लग रहा था, उसमें फूल आ गए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें छोटे छोटे तारे लगा दिए गए हैं, या फूलों के छींटे रंग बिरंगे फूल वहां पर सुशोभित हो रहे हैं। ओस की बूंदों से लिपटी हुई हरी भरी सेम की लताएं ऐसा सुंदर लग रही हैं जैसे अमावस का हंसता हुआ चांद। जिस तरह से चोटी में मोती शोभा प्रदान करती है और आंचल में तरह तरह के बूटे आंचल की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से वह सेम का पौधा कवि के हृदय को प्रसन्न करने लगा था। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में इच्छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। कवि कह रहा है कि बड़े दुख की बात है, दुख की बात। ओह का तात्पर्य कवि का यह है कि कवि बचपना में या छुटपन में या अज्ञानता में या नासमझी में धरती के महत्व को नहीं समझ पाया था, धरती के मूल्य को नहीं समझ पाया था। लेकिन जब देखा कि सेम के पौधे में अनगिनत फल आ गए हैं, उसे देखकर उसका हृदय
गदगद हो उठा और कहता है कितनी फलियां टूटी, कितनी फलियां टूटी, न जाने कितनी फलियां टूटी। मीन्स सेम के पौधों के फल को कवि के परिवार के द्वारा आनंद लिया जा रहा है। आसपास गांव के लोग, सभी लोग उस सेम के फल का आनंद ले रहे हैं, इसलिए कवि आश्चर्यचकित है और कहता है यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छे स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। कवि कह रहा है कि बचपन में जब मैंने पैसा बोया था मेरे मन में लालच और स्वार्थ की भावना आई थी, तब मैं धरती के महत्व को नहीं समझ पाया था। यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना रक्षा करती है, यह धरती कितनी मदद करती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि कह रहा है अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, छुटपन के कारण मैं यह बात नहीं समझ पाया था। रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूं। अब कवि समझ पाया कि यह धरती रत्नों की खान है, रत्नों की भंडार है। यह धरती सब कुछ व्यक्ति को प्रदान करने में सक्षम है। जब कवि के मन में स्वार्थ था, जब कवि के मन में लालच की भावना थी, तो वह धरती के महत्व को नहीं समझ पाया था। कवि यहाँ लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के मन में लालच और स्वार्थ की भावना होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति सच्चाई से अवगत नहीं हो सकता है, धरती की सुंदरता और महत्व से अवगत नहीं हो सकता है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि के द्वारा यह समझाया जा रहा है कि इस धरती में ऐसा बीज बोने की आवश्यकता है कि सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति समानता की भावना भर जाए। इस धरती में ऐसा बीज बोने की आवश्यकता है, सभी की क्षमता में वृद्धि हो जाए, सभी बलवान हो जाएं। इस धरती में ममता का बीज बोना है, मानव ममता का बीज बोना है, जिससे हर मानव के हृदय में मानव के प्रति आदर और सम्मान की भावना आ जाए। यह धरती फिर सुनहली फसल उगल सके। जिस तरह से हमारा देश दुनिया में आदर के साथ देखा और समझा जाता है, हमेशा हमेशा यह भारत दुनिया में आदर और सम्मान के साथ देखा जाए, ऐसा बीज बोने की आवश्यकता है। मानवता रूपी बीज बोने की आवश्यकता है, श्रम रूपी बीज बोने की आवश्यकता है। सभी लोग परिश्रम करें, सभी लोग मेहनत करें, सभी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति मानवतावादी रूपी भावनाएं मजबूती से हों। समस्त दिशाएं प्रसन्नता से खिल उठें, समस्त दिशाओं में आनंद ही आनंद भर जाए, समस्त दिशाएं खुशियों से परिपूर्ण हो जाए, कहीं कोई परेशानी न हो, ऐसा बीज बोने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि अंत में दुनिया को समझाते हुए कह रहा है, विद्यार्थियों आपको समझाते हुए कह रहा है कि यह धरती का सच है, तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अच्छा बोओगे तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा बोओगे तो बुरा प्राप्त होगा। आम का वृक्ष लगाओगे तो आम का फल प्राप्त होगा, इमली का वृक्ष लगाओगे तो इमली का फल प्राप्त होगा, बबूल का वृक्ष लगाओगे तो बबूल का फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है
आम लगाने के बाद तुम्हें बबूल मिलेगा, या बबूल लगाने के बाद आम मिलेगा, या इमली मिलेगा, यह धरती की सत्यता नहीं है। इसलिए अमृत रूपी वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, सत्य रूपी वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, मानवतावादी वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, जिसका फल प्राप्त करके यह संसार सुखी से सुखी जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार आपका लेसन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड किए जाएंगे। खूब मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।